हेलो, इट्स मी, लॉन्ग टाइम नो सी। आखिरकार 180 पे पहुंच चुके हैं। फॉर दोज हु डोंट नो द उर्दू गिनती, दिस इज वन एपिसोड 180 एंड वी नॉट फार फ्रॉम द 200 मार्क। आज हम आपका वीकली पैरानॉर्मल ख़बरनामा लेके आए हैं और पहली खबर स्लैश स्टोरी जो आ रही है वो आ रही है फ्रॉम हमारे एक साहब जो अनोनमस रहना चाहते हैं। बेसिकली इनका ताल्लुक जो है कश्मीर से है और ये बताते हैं कि ये 2017 में अरंग खेल नाम के एक विलेज में थे और ये फैमिली के साथ कश्मीर से कराची जा रहे थे बाय रोड। ऑब्वियसली ये बाय रोड कोई आसान काम नहीं है, टेक्स अ व्हाइल, क्योंकि अच्छा खासा फासला है और 8-9 घंटे गुजर चुके थे। कंटिन्यूसली गाड़ी चल रही थी और रात के मतलब आधी रात जिसको ये लोग कहते हैं 12 बजे, 12 मिडनाइट हो चुकी थी। और उसके बाद अब सब ने डिसाइड कर लिया था कि कहीं पे रुकेंगे रात में और किसी भी कोई गांव मिल जाए, कुछ मिल जाए, हम रुकें और रात गुजारें, क्योंकि सर्दी भी थी एंड रोड पे अंधेरे में और ये जंगल एरिया में कहीं थे, वहाँ रुकना नहीं चाह रहे थे। अब एक रिमोट सा गांव इनको नज़र आया और ये उस तरफ मुड़े और वहाँ जाके लोगों से जब पता किया तो भाई कोई होटल यहाँ बन रहा था और उसका रास्ता पूछते हुए वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि एक बड़ा सा होटल जंगलों के बीच में है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वहाँ बिजली नहीं है। अब क्योंकि अंधेरा था और लालटेन और मोमबत्ती से काम चल रहा था, लेकिन बहरहाल टांगे सीधी करने के लिए जगह तो चाहिए थी। इन्होंने बात की और वहाँ पे इनको कमरा मिल गया, क्योंकि वहाँ इनके अलावा और कोई मौजूद ही नहीं था गेस्ट। अब ये अपने कमरे में सेटल इन हुए। ये बेसिकली 4 लोग थे, इनकी मदर, फादर, बहन और ये कमरे में गए। अब जाहिर सी बात है, ना बिजली है ना कुछ है, तो एक बस बड़ी सी खिड़की थी उस कमरे में। ये लोग वहाँ लेटे और अम्मा अब्बा तो फ़ौरन ही सो गए। ये और इनकी बहन जो है वो फ़ोन पे लगे हुए थे। अब लगभग 20 मिनट के बाद ये कहते हैं कि एक ज़ोरदार रोने की आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कि कोई खातून शदीद तकलीफ़ में है और आसपास के जंगलात में से चिल्ला रही हैं। अब ये हैरानी में मतलब उठ के बैठ गए तो इन्होंने अपनी बहन की तरफ देखा, जो कि वो भी डर के मारे मतलब अजीब हुई थी और दुआएं पढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि उनको भी आवाज़ आई थी, लेकिन इनके अम्मा अब्बा बिल्कुल धुत सो रहे थे। ये कहते हैं वो जो आवाज़ रोने की थी 30 मिनट तक आती रही। आती थी 5 मिनट, फिर रुकती थी, फिर आती थी, फिर रुकती थी। 30 मिनट तक ये रोना चलता रहा और इन्होंने जब घड़ी देखी तो 3 बजे का टाइम था, जब वो सबसे करीब से इनके पास आ रही थी। इनकी तो नींदें उड़ चुकी थीं और इसी तरीके से होते होते जब थोड़ी रोशनी का टाइम आने करीब लगा तो वो आवाज़ दूर जाने लगी और आवाज़ आना जैसी हल्की रोशनी हुई तो बंद हो गई। दिन निकलते ही जब सब कुछ उड़ गए तो इन्होंने बात की घर वालों से और इसी दौरानिए में जब निकल रहे थे अपना मतलब वापस टूर स्टार्ट करने के लिए, तो इन ओनर साहब मौजूद थे। ओनर साहब से इस बात का तस्करा किया गया कि भाई रात में ऐसा ऐसा हुआ, जिस पे आखिरकार ओनर साहब ने थक हार के एडमिट कर लिया और कहा कि यही वजह है कि आज तक मैं बनवा नहीं सका और कोई आता नहीं है, क्योंकि जब ये होता है रात में तो यहाँ पलट के कभी कोई नहीं आता। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। आई वुड लाइक टू नो द होटल और कौन सी जगह थी ये, ताकि एक लोकेशन तो आए जहाँ पे से ये पता चले कि आखिर क्या जगह थी। अब अगली स्टोरी पे जाते हैं। हमज़ा साहब की कुछ इंसिडेंट्स हैं
जो कि ये बता रहे हैं कि भाई इनके साथ कुछ 3 चीज़ें हुई जो कि ये समझते हैं बताने के काबिल। और पहली चीज़ ये कहते हैं कि 2014 में पहली दफ़ा इनके साथ ये मामला हुआ और ये 14 साल के थे। और ये कहते हैं जनाब कि ये इनकी जो वालदा हैं ये बल्दिया टाउन की तरफ रहते हैं, कि तबीयत का बड़ा प्रॉब्लम था इनकी वालदा का, और बेसिकली किडनी इशू था, तो इसकी वजह से अक्सर ये कभी भी निकल पड़ते थे हॉस्पिटल के लिए। अब इसी तरह एक रात 2:30-3 बज रहा होगा, ये घर से निकले सिविल हॉस्पिटल के लिए, वही इनको उस वक्त केटर करता, और ये रोड पे रिक्शा पकड़ के निकल गए। रास्ते में इन्होंने देखा कि एक बड़े मियाँ, और ये बात हो रही है रात के 3 बजे, सन्नाटा है, रोड पे कोई नहीं है, और ये अकेले उस रोड पे रिक्शे में जा रहे हैं, हर तरफ कोई बंदा न बंदे के साथ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। एक आदमी लाठी लिए यानी स्टिक लिए और आराम आराम से चल रहा है, उसने पूरे कपड़े पहने हुए हैं और इतना ज़ईफ़ है कि उसके सारे मतलब बाल सर के भी सफ़ेद हैं, और आराम आराम से जिस तरह बूढ़े लोग चलते हैं वो लाठी ले लेके चल रहा है। अब ये साथ में से गुजरे और कह रहे हैं दिल में मैंने सोचा जाते हुए कि काश इनको हम लिफ्ट दे देते, बड़े मियाँ पता नहीं कहाँ अकेले जा रहे हैं और कब इनको कोई सवारी मिलेगी या इनकी क्या डेस्टिनेशन है, हमें कुछ पता नहीं है कि किस जगह ये जाने को निकले हुए हैं और इस रात को, और इस अंधेरे में कहाँ तक पहुँचेंगे, और अल्लाह ना करे इनके साथ कोई मिसहैप हो जाए या कुछ हो जाए। बहरहाल ये सोचते हुए रिक्शे में निकल गए आगे। अब ये कह रहे हैं जी ये जो जगह है फैक्ट्रियों वाली है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ गुजरती हैं, तो मतलब लंबा लंबा स्ट्रेच है जहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई मुड़ जाए छुप जाए वगैरह। रिक्शे में जाते जाते 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद ये कहते हैं फिर मुझे वो नज़र आए। अब उनको मैंने घूर के पहले सोचा कि यार ये तो वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले वो नज़र आए थे, लेकिन फिर ख्याल आया तो वही हैं जो कि अब इस जगह पे आराम आराम से चलते हुए जा रहे हैं। और फिर इनकी नज़रों से गुजरा। अब ये सोच में पड़ गया कि शायद किसी ने इनको लिफ्ट दे दी हो किसी और जगह से, कोई बाइक वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई भी। अब मसला ये था कि ये अपने आप को दिलासा देने के लिए तो आपने कह दिया, लेकिन रोड पे तो कोई भी नहीं है हमारे अलावा, तो ऐसी कौन सी लिफ्ट जो कि नज़र ही नहीं है। बहरहाल ये वहाँ से भी निकल गए। अब 2-4 मिनट गुजरे, उसके बाद फिर वही नज़र आए। अब जब वो नज़र आए तो ये डर गए, अपनी वालदा से लिपट गए और रोने लगे कि देखिए अम्मी ये क्या दिख रहा है, मुझे बार बार कोई दिख रहा है और वो इस तरह है और वो मुझे लग रहा है कि मुझे मेरा पीछा कर रहा है वगैरह वगैरह। अम्मी ने इनको दिलासे दिए, थोड़ा सा दुआएं पड़ी इनके ऊपर, अपने से लगा के रखा, और थोड़ी देर में ये बेहतर हुए। जब ये अपनी मंजिल पे पहुंच गए तो ड्राइवर ने बोला रिक्शे के कि परेशान ना हो, ऐसी रोडों पे अक्सर ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं, क्योंकि रात को घूम रहे होते हैं तो ये चीज़ें दिखती हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी। अगली स्टोरी की तरफ इनकी आते हैं। अब ये बताते हैं कि इस दिन के बाद 2014 से लेकर 2023 तक इनके साथ ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ इस तरह होता रहता था। तो अब एक वक्त आना शुरू हो चुका था कि जब इनको इस चीज़ की आदत पड़ना शुरू हो चुकी थी, और ये अब एक आम जिंदगी का पार्ट बन चुका था। तो अक्सर ये इग्नोर कर देते थे चीज़ों को। अब ये कहते हैं जनाब कि कोई फैमिली में शादी थी, और क्योंकि 6-7 फैमिलियाँ करीब रहती थी, तो सब ने कोस्टर एक की हुई थी और निकले हुए थे। अब वापसी जो थी, कोस्टर ने आके रुकना था दूल्हे के घर पे, वहाँ पे कुछ रस्में होनी थी। अब रात का 2 बज रहा था, ये वहाँ पहुँच गए, और दूल्हे का घर इनके घर से कोई 1 किलोमीटर के फासले पे होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इतना लंबा कोई फासला नहीं था। अब वहाँ ये थक चुके थे और इनको और भी काम थे दिन में, और वहाँ पे लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं था वापस आने का,
और इनके घर वालों ने भी कहा कि हम तो अभी यहीं हैं 3-4 बजे तक। तो इन्होंने फिर फैसला किया कि मैं अकेला घर पैदल चला जाता हूँ, इतना दूर नहीं है, और सबसे इजाज़त ली और ये चल पड़े। अब ये कहते हैं रास्ते में क्रिश्चियन कब्रिस्तान आता है, उसके बाद मुसलमानों का एक कब्रिस्तान आता है, यानी एक पट्टी आती है कब्रिस्तानों की। ये उधर से चलते बने कि भाई बस जल्दी जल्दी चलो और घर निकलो। बीच में ये कहते हैं मैं चलता हुआ जा रहा था कि मेरे एक कज़न की आवाज़ आई, जिसको मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, और उस आवाज़ ने बस हमज़ा रुको बात सुनो करके कुछ बोलना शुरू किया। अब इन्होंने आवाज़ सुन ली, लेकिन पता नहीं इनको क्या हुआ, इन्होंने बोला कि मैं ना ही रुकूं तो बेहतर है, मैं घर जाके इससे कॉल कर लूँगा कि मैं घर जा रहा हूँ। और ये चलते रहे और तेज़ी तेज़ी चल के अपने घर चले गए, और घर जाके उसको इन्होंने फ़ोन मिला लिया। अब जब उस कज़न को फ़ोन मिलाया तो सोती हुई हालत में उसने फ़ोन उठाया और पूछा क्या है। तो इन्होंने जो बताया कि भाई तुम मुझे आवाज़ दे रहे थे, क्या हुआ। और इनको लगा कि वो शायद कज़न आया हुआ था उस शादी में और इनसे शायद मुलाकात नहीं हो सकी। तो उसने बोला भाई मैं पंजाब में हूँ, क्योंकि वो पंजाब का रहने वाला था, मैं तो कराची आया ही नहीं हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो। तो उस दिन फिर इनको एहसास हुआ कि जो इनको आवाज़ दे रहा था फिर वो इनका कज़न नहीं था, कोई और था। और फिर अगली ये अपने साथ होने वाली कहानी बताते हैं कि इनकी खाला का घर था, ये वहाँ पे एक गेस्ट रूम बना हुआ था जहाँ पे लोग आ जाते थे रुकने के लिए, तो वहाँ रहा करते थे। तो वहाँ रात को ये लेटे हुए थे, मतलब आए थे लेट, तो वहाँ पे लेटने गए थे सोने के लिए, और कुछ था सिलसिला। तो ये वहाँ थे और इनको नींद आने लगी, इन्होंने आंखें बंद की और लेट गए। अब कह रहे हैं कि जी मैं लेट रहा हूँ नुदगी में, बस सोने वाला हूँ कि मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ आई है करीब, कोई शख्स आया है करीब। और थोड़ी देर के बाद इनको अपने सीने पे वज़न महसूस होने लगा, जैसे कि कोई उस पे आ रहा है, चढ़ रहा है। जब वज़न महसूस होने लगा तो इनको अपने ऊपर फीलिंग आने लगी कि मैं हिल नहीं पा रहा, और मैं जो भी मेरे पे आ रहा है मैं उसको हटा नहीं पा रहा, और आंखें इनकी बंद ही थी। इसी दौरान इनको हंसने की आवाज़ें आने लगी कि कोई हंसना शुरू हो गया है, जिस पे ये इनका रिएक्शन ये हुआ कि क्योंकि ये हटाना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, तो बस इन्होंने कलमा पढ़ लिया और उसके बाद दुआएं पढ़ना शुरू कर दी, और कुछ देर के लिए पैरालाइज फील करने लगे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में इनके वापस जान आ गई और हिलजुल इन्होंने शुरू कर दी। अब जब हिलजुल इन्हें शुरू कर दी तो ये लेटे हुए ही थे कि एकदम से किसी ने आवाज़ दी हमज़ा करके, और ये उठ के बैठ गए। अब वो आवाज़ इतनी कोई भारी और ख़तरनाक थी कि ये उठ के बैठ गए, इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इन्होंने कहा बकौल इनके कि इन्होंने इज्जत से उठ के लाइटें वगैरह ऑन की, टाइम देखा तहज्जुद का था, नमाज़ पढ़ने बैठ गए वज़ू करके, क्योंकि ये अक्सर रात को जाग रहे होते थे तो तहज्जुद पढ़ के सोते थे। तो इन्होंने फ़ैसला किया कि मैं तहज्जुद पढ़ के ही सोऊंगा, और यही फिर इन्होंने किया, और टाइम फिर मतलब गुजर गया रात में और कुछ हुआ नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी हमज़ा। और अब क्या हालात हैं, अब हालात बेहतर हैं या अभी भी कुछ होता रहता है? डू टेल अस थ्रू योर ईमेल्स और अदर मीडियम। अब अगली स्टोरी जो है हमारी इंडिया से आ रही है, और वो भी यूपी से आ रही है, उत्तर प्रदेश से, और इस जगह का नाम गोरखपुर है। अब ये हमारे जो दोस्त थे भरगवा सहानी, पता नहीं नाम सही लिया है कि नहीं। अब ये बताते हैं कि जी इनके दादा ने कहानी सुनाई थी, और पुरानी कहानी है 1980 या 70 की है, उस टाइम पीरियड की। और ये बताते हैं कि एक उनके जानने वाला था जो कि कुश्ती लड़ता था, बेसिकली रेसलर जिसे कहते हैं। वो रोज़ 3 बजे उठ जाते थे और वर्जिश करते थे, और अपनी मतलब इनकी जगहें जो बनी थी वहाँ पैदल जाते थे और अपना करते थे। इनका एक रूटीन बना हुआ था ताकि रश ना मिले, तो 3 बजे उठते थे, आराम से अपना काम करते थे।
अब ये ही साहब ये कहते हैं कि इसी तरह एक रात उठे और चल दिए, रात में अंधेरे में चल दिए, तो इनके पीछे कोई आदमी इनको महसूस हुआ आने लगा। जब वो आदमी ने देखा कि बहुत तेज़ी से इनके पास आ रहा है और ये भी पहलवान, एक कुश्ती लड़ने वाले रेसलर, ये भी कोई हल्के आदमी तो नहीं थे, तो ये रुके। वो पूछा खैरियत क्या है, तो उसने पूछा कि भैया तुम्हारे पास तंबाकू होगा? तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसी चीज़ें मेरे पास नहीं है। अब ये करने के बाद वो इनको तंग करने लगा अलग अलग तरीके से, और इनको मतलब चाह रहा था कि वो इनसे लड़ाई करें, किसी तरीके से कुश्ती लड़ें, क्योंकि फिर ये बात निकल आई थी कि कुश्ती लड़ने वाले हैं, और फिर ये सब कुछ सिलसिला शुरू हो गया। पहले इन्होंने बहुत इसको छोड़ा, ढील दे दी, जो भी बदतमीज़ी कर रहा है, जो कर रहा है, ये उसमें पड़े नहीं। लेकिन जब हद से बिगड़ मतलब चीज़ बढ़ गई, और ये कोई हल्के आदमी नहीं थे, जाने माने रेसलर थे उस इलाके के, तो फिर एक लड़ाई शुरू हो गई। अब ये कह रहे हैं लड़ाई चल रही है, वो उनको चित कर दे, गिरा दे, फलाना कर दे, धमका कर दे, लेकिन वो आदमी फिर उठ के खड़ा हो जाए, और जबकि ये उस पर हावी थे, लेकिन वो आदमी फिर खड़ा हो जाए, फिर खड़ा हो जाए, और मुस्कुराते हुए फिर इनसे लड़ने लग जाए। कि एक आध घंटा गुजर गया, अब इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, और अब ये हालत हो गई थी कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल थकान से निढाल होते जा रहे थे, और वो हट ही नहीं रहा था। इनको एहसास हुआ कि ये जिस तरह मुस्कुरा मुस्कुरा के मुझसे लड़े जा रहा है, ये तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता। इतनी देर हो गई लड़ते लड़ते, ये क्या आदमी है। इन्होंने अपने एक आबा व अजदाद उस गांव के थे, उनको याद किया और उनका नाम दिली दिल में लेना शुरू किया। तो ये कहते हैं कि जनाब, पत्नी कहाँ से एक फासले पे एक बाबा जी नमूदार हुए, जिनके हाथ में एक लालटेन थी, और उनको देखते ही इस आदमी ने इनको कहा कि ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया इन बाबा जी की वजह से। अब ये वहाँ से निकले, और इनको एहसास हुआ कि अगर मैं ऐसी से लड़ता रहता तो ये मुझे किसी वक्त मार ही देता, क्योंकि मेरी हिम्मत अब ख़त्म हो चुकी थी। और ये इसी तरह चलते चलते कहीं जाके बेहोश हो गए। सुबह के वक्त यानी अर्ली आवर्स में, ये गांव था तो लोग खेतों में जाया करते थे, तो कुछ लोग उठे निकले, तो इन्होंने इनको पड़े हुए देखा और बहुत बुरी हालत में देखा, तो उनको उठा के लाए। तो उसके बाद फिर ये चीज़ इस गांव में फैली, और लोगों को पता चला कि रात में कुछ ऐसा भी हुआ था, और उसके बाद से इन साहब ने रात में निकलना छोड़ दिया। Thank you very much for sharing that story. Nice, different take on the wrestler, Phantom Wrestler actually. और वंडर आगे इनके साथ कुछ और भी कभी हुआ या नहीं हुआ। तो बहरहाल थैंक्स अगेन, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यास्मीन साहिबा की, जो कि बताती हैं कि ये सियाटल में रहती हैं, यूएसए में, और नर्सिंग में इन्हें 20 साल इनके हो चुके हैं ये काम करते हुए। बहुत सारी कहानियाँ ये कहती है मेरे सामने से गुजरी हैं बीइंग इन हेल्थ केयर, और कुछ ऐसी हैं कि जिन पे मुझे फिर भी यकीन आ जाता है, और कुछ ऐसी हैं जिन पे मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं है कि मैंने देखा भी है, जिस पे मैं उनसे ये आपसे कहूँगा कि मैंने आपको ईमेल भी की है कि आप हमसे ज़रूर शेयर करें, हमें तो पता चले कि ये क्या कहानी है, क्योंकि मेरे तो बड़ा इंटरेस्ट रहता है हॉस्पिटल स्टोरीज से, जो कि बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो आप बताएं। बहरहाल अब ये बताती हैं कि कोविड के दरमियान ऐसा सिलसिला था कि शुरू शुरू में जब कोविड फैल रहा था और लोग उससे मर रहे थे, तो लोगों को मतलब कोविड पेशेंट्स जो एंड में होते थे, बिल्कुल डाइंग स्टेज पे, उनको अपने लवाकिन से नहीं मिलने दिया जाता था, उनको अपने मतलब प्यारों से मिलने नहीं दिया जाता था, बेचारे अकेले ही फौत हो जाते थे, और बड़ा बुरा हाल था। अब जब कोविड का एंड का टाइम चल रहा था, और एक मतलब पीरियड गुजर चुका था, और थोड़ा बहुत कंट्रोल इस चीज़ पे आ रहा था,
तो ये कहते हैं उस ज़माने में हम लोगों को छोड़ दिया करते थे, अगर कोई ऐसा केस आता था तो हम उनको छोड़ दिया करते थे कि जाओ अपने प्यारों से मिल लो, और इस तरीके से मतलब प्रोटोकॉल्स के थ्रू मिलने देते थे। इसी तरह का एक केस था मिसेस जोन्स का, जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में थी और मतलब आखिरी सांसें ले रही थी। उनके शौहर और उनकी बेटी, जो कि कोई 16-17 साल की होगी, उनको इन्होंने इजाज़त दी हुई थी कि आप अपने पेशेंट के पास जाकर बैठ जाएं, क्योंकि उनका टाइम जिसको कहते हैं पूरा हो गया था, बस आज नहीं तो कल वाली बात थी। ये बाहर थी और कमरे के बाहर, और इनका काम ये था कि बस मॉनिटर करना था, और ये बाहर बैठी हुई थी और उनकी फैमिली वाले अंदर थे। कहती हैं कि मैं ये जब मुलाकात शुरू हुई तो तकरीबन 1 घंटे के बाद इनकी बेटी बाहर निकली और इन्होंने पूछा उनसे कि सब खैरियत, कुछ चाहिए? तो उसने कहा मुझे मतलब घुटन हो रही है, आई नीड सम फ्रेश एयर, बाहर जा रही हूँ मैं, आती हूँ, अब डैडी जो है मम्मी के पास हैं और बस ख्याल रखिएगा वगैरह। अब क्योंकि सर्दी का टाइम था तो इन्होंने बोला उस लड़की से कि तुम्हें ब्लैंकेट चाहिए, कि मतलब बाहर तुम निकल रही हो तो ब्लैंकेट डाल लो अपने ऊपर तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं जा रही हूँ, और आप बस डैडी अंदर है, उनका ख्याल रखिएगा। अब 30 मिनट गुजरे होंगे, वो लड़की वापस आई इनके पास बाहर से और कहा कि मुझे क्या वो ब्लैंकेट मिल सकता है इन खातून के लिए? इन्होंने पूछा कौन खातून? तो इन्होंने, उस लड़की ने कहा कि मेरे साथ एक बड़ी भी आई हैं, जो कि बिल्कुल उन्होंने कुछ ख़ास कपड़े नहीं सर्दी के हिसाब से पहने हुए, तो इनको आप ब्लैंकेट ज़रा दे दें। अब ये मुड़ के इन्होंने देखा तो वो लड़की अकेली थी, और इन्होंने उस लड़की को भी कहा कि भाई वो यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब वो बहरहाल इधर उधर उसने देखा, उन्हें कोई भी नहीं मिला, और ये हैरान। इन्होंने बताया कि भाई मैं बाहर बेंच पे बैठी थी जाके, और वहाँ पे एक बुढ़िया बैठी हुई थी, दुबली पतली सी, जिसने बहुत ही हल्के कपड़े पहने हुए थे, और उसने इनको देखते ही कहा कि योर मदर इज़ ओके एंड हैप्पी, जो कि मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा, और मैंने उनको कहा थैंक यू और सब कुछ। और मैंने उस बुढ़िया को कहा कि आपको ठंड नहीं लग रही, आप अंदर आ जाएं, और ये और बीमार ना हो जाइएगा, सर्दी लग जाएगी तो बड़ा मसला हो जाएगा वगैरह वगैरह, और मैं आपको एक ब्लैंकेट देती हूँ थोड़ी, तो आप गर्म हो जाएं। बहरहाल वो स्टोरी सुन ली, ये बात हो ही रही थी कि इनके वालिद साहब बाहर आए रोते हुए, और उन्होंने कहा कि कैन यू चेक माई वाइफ, आई थिंक शी इज़ गॉन। और अंदर गए तो पता चला कि उनकी जो वालदा थी उनकी डेथ हो चुकी है। इन्होंने बाप बेटी को संभाला और बिठा के थोड़ी प्राइवेसी दी कि तो चंद लम्हे आप अपने उसके साथ गुजार लें, फिर लोगों को बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है सब कुछ शुरू हो जाएगा यहाँ से सिलसिला जो होता है। तो उनके हस्बैंड बाहर आए और उन्होंने कहा कि वॉशरूम का है, ज़रा मुँह हाथ धोना चाहता हूँ। तो इन्होंने बताया भाई उस तरफ है XYZ, और वो भी वही बोल के गए कि बस मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ। ये बाथरूम चले गए। अब ये कहते हैं कि मैं उसकी बेटी के पास अंदर चली गई, और इतने में उसके वालिद वॉशरूम से वापस आए, और उसने बेटी को देखते ही बोला योर मॉम इज़ फाइन एंड हैप्पी। ये सुनते ही उसने भी रोना शुरू कर दिया, और इन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। बाप ने फिर बेटी का हाथ पकड़ के बोला कि कुछ अजीब अभी मेरे साथ हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। जिस पे उसने पूछा कि क्या हुआ, तो बोले कि मैं बाथरूम में गया मुंह हाथ धोने, तो वहाँ मैंने जब मुंह पे पानी मार के देखा तो एक बड़ी भी मौजूद थी। अब वो पानी, वो मतलब आंखों में जैसी बात है एकदम से करते हैं तो आंखें बंद होती हैं थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद जब देखा तो बड़ी भी मौजूद थी, और बड़ी भी ने उनसे कहा कि योर वाइफ इज़ इन अ गुड प्लेस, डोंट वरी, योर वाइफ इज़ फाइन एंड हैप्पी, शी इज़ विद हर फैमिली। अब ये सुन के वो मतलब उसमें हो गया कि शायद मैं औरतों के वॉशरूम में चला गया हूँ और मुझसे गलती हो गई और मैं बाहर निकल आया।
जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैं तो मेंस में ही गया था, और मैं फिर उन बड़ी बी को बताने अंदर घुसा वापस कि भाई आप गलत में आ गई, आप बाहर आ गए, जिस पे वो वहाँ मौजूद नहीं थी। बहरहाल ये सब देखने के बाद वो वापस अपनी मतलब बीवी के पास चले गए, कमरे मतलब रूम में चले गए। अब ये दोनों परेशान कि मतलब ये हमने आज क्या देखा, लेकिन उसकी लड़की ने उनको कहा अपने वालिद को कि फिर भी मुझे सुकून पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है, और उसने भी कहा कि जो उस औरत ने मुझे कहा उससे मुझे पता नहीं क्यों सुकून मिल रहा है, पता नहीं वो औरत थी वो क्या थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, बकौल इनके कि ये इन्होंने विटनेस किया था जो कि इनके समझ से बाहर है। ये वाकया था क्या, क्या वो औरत इंसान थी या कुछ वहम था, क्या थी? तो थैंक्स अगेन, एंड आई वुड लव टू हियर द रेस्ट ऑफ योर स्टोरीज, और डू कीप इन कांटेक्ट। अब अगली कहानी आ रही है अनीका की, और इसमें कुछ मसले थे बहरहाल, लेकिन अब ये हमारा चॉइस तो नहीं है, लेकिन अब बात करते हैं इनकी। तो ये कहती हैं कि जब ये 8 साल की थी तो इनके घर वाले पाकिस्तान आ गए यूके छोड़ के, और उधर उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब ये 13 साल की हुई तो इनकी बहन और ये 3 महीने के लिए यूके चले गए। ये 13 साल की थी, वो 10 साल की थी। इनके घर वाले पाकिस्तान में ही थे, और ये बस लोगों के आ रही जा रही थी, दावतें हो रही थी इनकी, और ये बड़ा इन्जॉय कर रही थी। एक रात ये किसी अपनी वालदा की कज़न के घर पे थी। उनकी बड़ी बेटी जो थी, जो इनसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी, इनको इंटरटेन करना चाह रही थी, तो उन्होंने एक वीडियो लगाई इंटरनेट पे जो कि किसी इस्लामिक एक्सर्सिज्म की रुक़िया की थी। अब वो वीडियो तो इन्होंने देख ली, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद ये शदीद डर गई, और उसके बाद इनको ऐसा महसूस होने लगा कि इनका कोई पीछा कर रहा है। 3 महीने ऐसे ही रहा, उसके बाद ये पाकिस्तान चली गई, और 1 साल के बाद इनकी जो अम्मा थी उन्होंने एक और इसी तरह की फ़िल्म एक्सर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़ जो है वो लगा के इनको बिठा दिया उसके सामने। ये कहती हैं कि एक मतलब आधी फिल्म भी ये देख नहीं सकी, और ये डर गई शदीद। कुछ महीनों के बाद ये कहते हैं कि इनकी कज़न्स आई यूके से, और ये बेसमेंट में कपड़े इस्त्री कर रही थी, और गालिबन अकेली थी कि इनको इस्त्री से बार बार करंट लगना शुरू हुआ। अब ये जब उससे शॉक हुई, मतलब एक इनको झटका लगा और ये मतलब सीधी हुई, तो एक आदमी के कहके लगा के हंसने की इनको आवाज़ आना शुरू हो गई। अब वो आवाज़ छत में से आ रही थी, लेकिन बहरहाल उधर बेड वगैरह पड़े थे, तो उन्होंने वहाँ उसके नीचे चेक किया कि कोई यहाँ है तो नहीं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। और ये कहती हैं कि मैंने इग्नोर किया, लेकिन अब ज़्यादा मतलब एग्रेसिवली इस टाइम ये आवाज़ आई, और ये भाग के ऊपर चली गई कज़न्स के पीछे कि ऊपर कोई होगा, लेकिन वो भी घर पे नहीं थे, जिस पे ये और शौक हो गई कि मतलब घर पे कोई भी नहीं है, सब मुझे छोड़ के चले गए। अब ये सिलसिला था। उसके बाद कुछ विस्परिंग सरगोशियाँ मतलब इनके कान में होने लगी, जैसे कि 2 लोग कोई आपस में किसी अनजान ज़बान में बात कर रहे हैं जो इनको समझ में नहीं आ रही, और उसके बाद फिर समझ में ये आने लगा कि कोई मदद मांगने की आवाज़ें दिए जा रहा है, जैसे कि हेल्प मी इस तरह करके। और वो विस्परिंग जो थी वो तेज़ हो के मतलब इतनी हो गई कि क्लियर आवाज़ आने लग गई। इस दिन के बाद से इनके कान में ये आवाज़ें, खून की स्मेल और भी अजीब हरकतें और होना रोज़मर्रा होने लगी, जैसे कि इनके कपड़े इनसे चिपक जाते थे, जैसे ये पकड़ के किसी ने टाइट कर दिए हैं, और ये कुरान वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ करने पढ़ने या देखने बैठती
तो इनके जहन में अजीब किस्म की तस्वीरें आने लगती हैं और मतलब ऐसा कुछ सिलसिला शुरू हो जाता कि ये काम ना कर सकें। रात में बिजली जाए तो इनको दीवारों के ऊपर अजीब किस्म के शैडोज़ साए नज़र आने लग जाएं और ये सब सिलसिला शुरू हो गया। इनके वालिद साहब कोई तावीज़ लेके आए जो बकौल इनके उसने कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद इनको अब ख्वाब आना शुरू हो गए, ऐसे जैसे इनको घसीट के कहीं लेके जाया जा रहा है, और इनकी नींद आना भी इनको बंद हो गई और ये सो ही नहीं पा रही थी। इनकी कोई आंटी आई हुई थी घर पे और वो इनको देख के कलमे वगैरह पढ़ रही थी, तो ये कह रही हैं कि उनकी शक्ल ऐसी होने लगी उन खातून की कि मैं डर गई, जबकि वो सिर्फ बैठ के कलमा पढ़ रही थी। इनकी दादी फिर किसी खातून के पास इनको लेके गई और उन्होंने कुछ हिसाब लगाया तो कहा कि आपके साथ कोई चीज़ यूके से अटैच होके आई है जो कि आपके साथ साथ है, और उन्होंने भी इनको एक तावीज़ दिया जो कि इन्होंने पहना तो कुछ अरसे वो चला, लेकिन फिर वो चलना बंद हो गया। ये कहती हैं कि रमज़ान में मतलब मैं कुछ हमने देखा कि मैं और ये जो इनकी ये और इनकी एक आंटी मतलब सहरी से पहले का टाइम था और सो रही थी या लेटी हुई थी, तो इन्होंने अपने ऊपर मुंह पे से मतलब एहसास हुआ कुछ हो रहा है, तो ऊपर से मुंह पे से जब ब्लैंकेट रात में उतारा तो देखा एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि इनकी आंटी के बेड पे जो इनके साथ में ही है, और बहुत लंबा सा चौड़ा सा आदमी लंबा सा आदमी है, और वो कुछ अपने हाथों में कुछ देख रहा है। पगड़ी भी पहनी हुई, शलवार कमीज भी पहनी हुई है। इन्होंने बहरहाल अपने ऊपर वापस चादर डाली अपने मुंह पे और ये किसी तरीके से सो गई। अब ये कहती है फास्ट फॉरवर्ड ये 19 साल की हुई, इनके घर वालों ने इनकी शादी करा दी और ये यूके चली गई। अब यूके जाके भी छोटी मोटी चीज़ें इनके साथ होती रहती थी, लेकिन ये कभी उसको तवज्जो नहीं उस पर देती थी। और जब इनका छोटा बेटा पैदा हुआ तो छोटे बेटे को भी कुछ चीज़ें महसूस होने लगी, जैसे कि इन्होंने और छोटे बेटे ने कई दफ़ा एक आदमी को अपने कमरे में से निकलते हुए देखा, दरवाज़ों को हिलते हुए देखा, और ये रात को काले कपड़े पहन के परफ्यूम लगा के सो नहीं सकती थी। अगर ये काम कर लेती थी इनको कोई रात में सोने नहीं देता था। अब ये 8 साल के बाद पाकिस्तान गई और ये सारे माजरे इनके वालिद ने सुने, तो वो घर में कुछ लेके आए, कोई तावीज़ वगैरह इनके लिए। तो ये कहती हैं जब वो एंटर हुए तो इनके सीने पे एक बोझ बढ़ना शुरू हुआ और ये ऐसे जिस बेड पे थी वो नीचे जाने लगी जैसे कि डूबना शुरू हो गई है, और अजीब हाल हो रहा है। साथ में आवाज़ें आना शुरू हुई जैसे कि कोई चप्पल घसीट रहा है, किसी कमरे में कोई बातें हो रही हैं, छत पे कोई औरतों की आवाज़ें आ रही हैं, और हर तरफ से आवाज़ें का एक अजीब जमघट्टा होने लगा, और ये सिर्फ खौफ के अलावा इन्हें कुछ फील नहीं हो रहा था। इन्होंने वो तावीज़ नहीं पहना, और पहला वाला तावीज़ और ये वाला भी वहीं छोड़ आई और वापस चली गई। पाकिस्तान छोड़ने के बाद वापस यूके जाने के बाद भी ये बहुत चीज़ों से गुजरी, और बकौल इनके कि एक वक्त तो इन्होंने अब फैसला कर लिया था कि मैं अपने आप को फारिग ही कर लूँगी दुनिया से, लेकिन बच गई और कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी बेटर, और ज़िंदगी सुकून में आ गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और मुझे जो स्टोरी को पढ़ के थोड़ा सा फील हुआ वो ये था कि मतलब आप इंटरटेनमेंट के लिए 13 साल के बच्चे को एग्जर्सिज्म और रुकिया की वीडियोस दिखा रहे हैं, मतलब ये कौन सी अकल है। और वालदा गिरामी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बच्चे को 14 साल के बच्चे को एग्जर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़ क्यों दिखा रही हैं। मतलब एक बंदा अगर छोटा है तो उसके अंदर आप उसको ट्रॉमा बिला वजह का वैसे ही दे दें ताकि वो और ज़िंदगी में और कोई मसले नहीं है तो आप ही कुछ प्रोवाइड कर दें ताकि वो प्रॉब्लम में रहे।
वो बात ही अलग है कि 19 पे आपने शादी करा दी, वो तो चले, मैं तो उसमें घुस ही नहीं रहा, क्योंकि उस पे भी लोगों के इख्तलाफात होंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल भी ये चीज़ जो है ना हज़म नहीं हुई कि मतलब आप कैसे ये कर सकते हैं अपने ही बच्चे के साथ। तो बहरहाल, और आप माशाल्लाह यूके से आए थे, मैं गांव वालों की तो बात ही नहीं कर रहा, वो अब करें तो मैं उनको क्या कह सकता हूँ, उनको तो, वो तो बेचारे गांव से है नहीं। हम आगे बात करते हैं जैद साहब की। जैद साहब बताते हैं कि इनका जहाँ पे ये रहते थे, और ये बात 2020 की है, इनकी वालदा ने अपने कज़न से किराए पे घर लिया जो कि खाली पड़ा हुआ था। और वो भी मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब बना हुआ था, रेनोवेट कराया, सब कुछ किया और बहुत अच्छे से मतलब सेट किया। नीचे का पोर्शन जो था उन्होंने उसमें एक एकेडमी खोल ली और ऊपर खुद रहते थे। लेकिन फिर कोविड आ गया और एकेडमी बंद हो गई, करनी पड़ी, और उस जगह पे ये लोग नमाज़ पढ़ा करते थे और कभी कभी पड़ोसी जो थे वहाँ जमात करा लिया करते थे। इस वक्त तक तो सब ठीक था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ मामलात बढ़ना शुरू हो गए। घर की छत पे अक्सर रात में अगर ये कभी जाते थे तो इन पे चमगादड़ हमला कर देते थे। और वो तो चलें, इतनी बड़ी बात नहीं, वो तो जानवर है, लेकिन इन्होंने अक्सर छत पे किसी काम से गए तो देखा कि कोई कोने में सफ़ेद कपड़ों में बुढ़िया बैठी हुई है और उसके बड़े बड़े बाल हैं जो कि नज़रअंदाज कर दिया करते थे और वापस चले आते थे, लेकिन इनको अक्सर वो दिखी। अब ये कह रहे हैं कि जनाब, एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में सो रहा था और करवट से सो रहा था कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई आया और मेरे बराबर में आके लेट गया। अब ये कह रहे हैं मैं देर से घर आया था और सोने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगा कि मेरी वालदा आई हैं और वो मिस कर रही होंगी मुझे, तो वो मेरे बराबर में आके लेट गई। तो मैंने भी कुछ ख़ास मतलब रेजिस्टेंस नहीं की, कुछ नहीं किया, आंखें बंद। थोड़ी देर में वो उठी और कमरे से चली गई। जब वो जा रही थी तो इन्हें मुड़ के उनकी तरफ देखने की और वालदा को मुखातिब करने की तो देखा कि कमरे में कोई भी नहीं है। ये फिर बाद में मतलब इन्होंने अपनी मामा से पूछा कि आप मेरे कमरे में आई थी और सब कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई थी, जिससे इनको कंफर्म हो गया कि इस घर में कोई मसाइल हैं। अब ये कमरे में कभी मतलब ऐसा भी होता था कि सो रहे होते थे, एकदम से उसका दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता था, जबकि ये बंद करके सोते थे। और अब ये डबल लॉक करके सोते थे, क्योंकि फिर इस तरीके से दरवाज़ा रात में खुल जाए तो आप समझ सकते हैं इंसान की क्या हालत होती है। इनके बाबा जो थे फैक्ट्री में काम करते थे और इनको इनके साथ सुबह जाना था एक दिन 7 बजे। तो ये उठे 7 बजे और कुछ खाने पीने के नाश्ते के लिए अपनी वालदा को तलाश करते हुए किचन में चले गए। किचन में के ऊपर एक ग्रिल थी जो कि छत से कनेक्टेड थी, और वहाँ जाके ये अपनी मामा को तलाश कर रहे थे कि इनको रोने की आवाज़ आने लगी किसी औरत की। अब ये इधर उधर देख के अपनी मामा को आवाज़ दे रहे थे, तो इनकी मामा कहीं से आई और फिर ये तस्करा हुआ कि भाई आप क्यों रो रही थी, जिस पे इनकी मामा ने बस एक अजीब तरीके से कहा कि बस 2 दिन हुए हैं, एक बिल्ली है जिसकी नीली आंखें हैं और वो अक्सर किचन की छत पे बैठ के ऐसी आवाज़ें निकालती है जैसे कि कोई औरत रो रही हो, और जब वो आती है तो बस मैं उसको भगाने चली जाती हूँ। इनके वालिद अक्सर रात को सोने के लिए जब बिस्तर पे लेटते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे कि जिस्म पे कीड़े मकोड़े चलना शुरू हो जाते हैं, छिपकलियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, और वो अक्सर रात में जाग के बिस्तर झाड़ रहे होते थे, जबकि बिस्तर पे कुछ भी नहीं होता था। और इसलिए शायद इनकी वालदा थोड़ा मतलब अलग लेटना शुरू हुई। अब ये कहते हैं एक दिन इनकी छोटी बहन वालदा के साथ लेटी हुई थी, और वालदा भी जब सोती थी अकेले तो कभी कभी कोई उनके पैर कुछ खींचता था, छूता था, कुछ करता था। अब छोटी बहन के साथ वो लेटी हुई थी
छोटी बहन ने एकदम से रोना शुरू कर दिया। वालदा हड़बड़ा के उठी तो बहन ने बताया, बेटी ने बताया कि उसके पैर को किसी ने झटके से खींचा है। अब उन्होंने उस पर दुआएं वुआएं पढ़ी और फिर लिटाया अपने साथ और फिर सोई तो वो फिर उठी और फिर रोने लगी, डर गई और तीसरी दफ़ा जो है वो अपने साथ चिपका लिया और दुआएं पढ़ना शुरू करते करते अपने साथ चिपका के पढ़ती रहीं। और पढ़ते पढ़ते उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि घर मतलब खिड़की के बाहर एक बच्चा जिसने कोई क्रीम कलर के कपड़े पहने हुए वो अंदर देख रहा है और वो वहाँ से चला गया। ये देख के उन्होंने अपनी बेटी को बोला, अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, तुम आराम से सो जाओ, कोई बात नहीं। वो रात तो बहरहाल गुजर गई, लेकिन अब ये कहती हैं कि जब ये वालदा, ज़ाहिर सी बात है कोई बच्चे स्कूल चले गए, छोटे बड़े काम पे चले गए, तो ये घर में अकेली होती थी, तो वो बच्चा इनको अलग अलग जगहों से झांकता हुआ इनके वो नज़र आता था। और जब ज़्यादा हो जाता था, जैसे कि पीछे पीछे आ रहा है और सब कुछ, तो वो भी डर जाती थी। तो मोहल्ले में उनकी एक रिश्तेदार थी, वो उनके यहाँ चली जाती थी। एक रात इसी तरीके से इनके बाबा जो थे वो सोने के लेटे थे और फिर वही सब कुछ महसूस होने लगा। वो उठ के चीज़ें झाड़ने लगे अपनी, तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और कुत्ते भी ऐसा कुछ शदीद भौंक रहे थे कि ये बाहर बैल्कनी में निकल गए। बैल्कनी में इन्हें देखा कि कोई पहर होगा किसी वक्त का, तो गली के सफाई वाले आए हुए थे और वो गली साफ़ कर रहे थे, लेकिन उनके अतराफ में बड़े बड़े कुत्ते थे जो इनके घर की तरफ मुंह करके भौंक रहे थे। और वो सफाई वाले उनके आर पार जा रहे थे और उन कुत्तों को कोई फ़र्क, मतलब ना उनको वो कुत्ते नज़र आ रहे थे और ना कुत्ते उनकी तरफ तवज्जो दे रहे थे, सिर्फ इन्हीं के डायरेक्शन में थे और भौंके जा रहे थे। और ये ड्रामा फजर तक चला, जिसके बाद ये ख़त्म हुआ। मामा ने जिन कज़न से ये घर लिया उनसे बात हो रही थी और उनको फिर ये सब माजरे का पता चला, तो उन्होंने बताया कि हमने एक दिन, इनका बच्चा बराबर वाली कमरे में सोता था जो कि खुला होता था, तो आगे पीछे नज़र आता था। तो इनकी कज़न लेटी हुई थी, सो रही थी। एकदम से उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे के पीछे कोई बुढ़िया खड़ी हुई है, औरत खड़ी हुई है, उसके हाथ में चाकू है और वो उनके बच्चे के सर पे लहरा रही है, जिस पे वो चीखें मारती हुई उसके अपने बच्चे के पास गई, दुआएं पढ़ती हुई, और इन्हीं ने वो घर छोड़ दिया। अब वो घर ये भी लोग छोड़ चुके हैं और कहते हैं जहाँ हम रहते हैं वहाँ सब सुकून में है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आया, जब आपकी अपनी कज़न के साथ ये हुआ तो वो अपने ही रिश्तेदार को 4 पैसे के लिए कैसे ये जगह दे सकते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। लेकिन भाई मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं किसी को कुछ क्या कहूँ, या मेरे कहने से क्या होता है। बहरहाल आगे बात करते हैं नाइमा साहिबा की। और नाइमा साहिबा बताती हैं दोहा में 90s से हैं और ये भी सन 2020 में एक डुप्लेक्स में शिफ्ट किए। ये बेसिकली 5 लोग हैं, इसमें एक इनकी वालदा हैं, 3 बहनें और एक भाई है इनके अलावा। अब बड़ा अच्छा घर और सब कुछ और बड़े सुकून से मतलब मिल गया। और इस विला की ख़ास बात ये थी कि इसके अतराफ़ में भी 2 घर थे जो कि खाली थे और इसके सामने खाली प्लॉट सा था। और अच्छे मतलब पैसों में मिल गए, क्योंकि शिफ्टिंग करनी पड़ती है वहाँ पे, अक्सर रेंटल ये वो चक्कर होते हैं। अब क्योंकि सर्दी का ज़माना था तो एसी वेसी चलाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए बड़े आराम से इधर उधर से कोई भी बाहर आवाज़ आए तो वो सुनने में आती थी। अब पहली चीज़ जो इन्होंने नोटिस की, ये लोग घर शिफ्ट कर रहे थे, अपना सामान आहिस्ता आहिस्ता इस जगह डाल रहे थे और 1 महीने का इन्होंने मतलब टाइम रखा हुआ था। तो ये कह रहे हर कुछ दिन के बाद कुछ सामान लाते थे, हम वहाँ रख देते थे और चले जाते थे। इसी तरीके से एक दिन इनकी वालदा, बहन और भाई कुछ डब्बे लेके वहाँ गए और अनबॉक्स कर रहे थे, चीज़ें सेट कर रहे थे। और फिर इनकी वालदा ने मतलब कहा कि भाई
तुम पीछे रुक जाओ। बहन को बोला, मैं और भाई जाके और सामान लेके आते हैं। और ये पीछे रुक गई और चीज़ें सेट करने लगी। घर इस हालत में था कि वहाँ रुका जा सके। और ये बात कतर की हो रही है, तो ऐसा कोई सेफ्टी और उसका मसला तो था नहीं किसी के अकेले रहने का। 9 बजे का टाइम था जब ये बहन को छोड़ के चले गए, वो अपना काम वाम करके, और अब इनका इंतज़ार कर रही थी। तो वालदा साहिबा ने फिर बच्ची को फ़ोन किया बताने के लिए कि उनकी तबीयत कुछ नासाज है, हम नहीं आ रहे, और अगर तुम वहाँ रात गुजार सकती हो तो ठीक है, हम फजर पे तक आ जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, मैं तो चीज़ें सेट कर रही हूँ, मैट्रेस मैंने एक निकाल ली है और मैं उस पर लेट जाऊँगी थोड़ी देर में। अब ये तय हो गया कि वो बहन जो थी इनकी वहाँ अकेली रहनी थी। और सेटअप कुछ ऐसा था कि ये जिधर थी लिविंग रूम में बड़ी सी जगह थी, उसके साथ एक बाथरूम था और एक उसके बराबर में डाइनिंग रूम का दरवाज़ा था और एक और दरवाज़ा जो बाहर निकलने का था मेन गेट की तरफ, और डाइनिंग रूम से भी एक दरवाज़ा था बाहर निकलने का। लेकिन ये सब बस इतने से एंट्रेंसेस, बाकी ऊपर जाने का रास्ता था और घर में घुसने के यही 2 दरवाजे थे। अब ये कहते हैं सारे दरवाजे ये लॉक किए हुए थे पहले ही, कि कोई भी बाहर वाला दरवाज़ा अंदर आने को खुला हुआ ना हो। और ये वहाँ आराम से लेटने की तैयारी कर चुकी थी और ये मैट्रेस निकाल के फिर लेट चुकी थी। रात को 1 बजे ये कहती हैं, मैं मैट्रेस पे इनकी बहन लेटी हुई थी कि खटखटाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अब इनको लगा कि मेन डोर से आ रही हैं, फिर जब इन्होंने गौर किया तो घर के अंदर ही डाइनिंग रूम का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था। अब जो इम्पॉसिबल बात थी कि घर में कोई नहीं है और इन्हें सारे दरवाजे लॉक किए हुए थे, तो ये अंदर कौन आ गया। अजीब अजीब ख्यालात आए कि भाई क्या है क्यों है, लेकिन डाइनिंग रूम का दरवाज़ा भी लॉक था और वो बंदा अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन दरवाजे के हैंडल को घूमते हुए इन्होंने खुद देखा और फिर इन्होंने दुआएं पढ़ी कि मतलब शुक्र है कि मैंने अंदर से लॉक किया हुआ है, कोई घुस नहीं सकता। इन्होंने अपने भाई और अम्मा को फ़ोन किया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इन्होंने इस सूरत हाल में सूरह बकरा चला दी फुल वॉल्यूम पे और ये कहती हैं सुकून उससे पता नहीं क्यों आया और ये सो गई। फजर पे इनकी आंख खुली, इनकी माँ और भाई जो थे मौजूद थे और फिर उनको सब कुछ बताया और कहा कि हम मैं कभी यहाँ पे अकेले नहीं रुकूंगी दोबारा, जो कि उन्होंने सुन तो लिया लेकिन इनकी बात पे ज़्यादा यकीन नहीं किया। उन्होंने अजूम किया है, क्योंकि भाई और अम्मा अजूम कर रहे थे कि शायद कोई पेंट वेंट करने वाला अंदर रह गया होगा, वो उन्होंने बंद कर दिया हो और हमने देखा नहीं, तो ये वो खटखटा रहा था और ये बात रफा दफा हो गई। कुछ हफ्ते गुजरे और अब भाई और अम्मा जो थे वो लिविंग रूम में बैठे हुए थे। रात का 9 बज रहा था। ये लोग शिफ्ट कर चुके थे और लिखने वाली खुद ऑफिस से आती थी इस टाइम तक, तो वो आराम से बैठे हुए टीवी देख रहे थे। घर के बाहर का जो मेन गेट है वो लोहे का था, वो खुला, और जब वो खुलता है तो बाकायदा एक शोर करता है जो कि कोई भी आवाज़ छुपा नहीं सकती। और वो खुला और महसूस हुआ कि कोई अंदर आया और घर की बाहर 4 दीवारी के अंदर उसने चलना शुरू कर दिया और वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब पूरा जाके एक जगह जाके चलते चलते रुक गया। ये अपने टीवी में मगन थे और सोच रहे थे कि ये लिखने वाली जो है वो खुद साहिबा आईनी है, और इन्होंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और इस बात को भी 45 मिनट गुजर गए। 45 मिनट के बाद ये घर का दरवाज़ा खोल के अंदर जब एंटर हुई तो इनकी वालदा को फिर ख्याल आया और पूछा कि तुम अब अंदर आ रही हो, जिस पे उसने कहा कि मैं तो अभी आई हूँ और गाड़ी बस लगाई है और घर में मैं घुसी हूँ। बहरहाल इसके बाद फैसला हुआ कि घर के तालों को बदल दिया जाए कि ये कुछ माजरा समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन गुजरे। इनकी वालदा बताती हैं कि ये घर पे अकेली थी
और ऊपर की मंजिल पे थी। इनको एहसास हुआ कि नीचे की मंजिल पे कुछ चहलकदमी हो रही है, जो कि गेस्ट रूम एक नीचे बना हुआ था वहाँ से शुरू हुई और नीचे घूमना फिरना शुरू कर दिया। नीचे था ही एक हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन और गेस्ट बेडरूम विद अटैच टॉयलेट। तो एक अजीब सी बात, लेकिन ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया गया, सोचते हुए कि शायद हम एक फ्लैट छोड़ के शायद विला में या इस तरह की जगह में रह रहे हैं, तो दिमाग में कुछ है। लेकिन इनकी बहन ने भी आके कुछ अलग अलग बातें बताई ऑफ मूवमेंट गेस्ट रूम के पास, जिसको फिर सोच विचार में हर कोई पड़ गया। फिर इनकी वालदा के साथ क्या हुआ एक दिन कि खाली वो अकेली थी और ये खुद लिखने वाली नाइमा घर पे अकेली थी। ये टीवी देख रहे थे नीचे और इनकी वालदा ऊपर चली गई सोने के लिए, नैप लेने के लिए। वो अपने कमरे में गई, करवट से लेटी और इनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। अब ये लेटी हुई थी और नींद में थी कि पीछे से दरवाज़ा खुला और उसके खुलने की वजह से इनकी आंख खुली और इनकी वालदा ने कोई कमरे में आते हुए महसूस किया और फिर पूछा कि भाई नाइमा तुम हो? जिस पे जवाब आया हूँ। और उसी के थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा फिर खुला, फिर बंद हुआ और अम्मा की नींद ख़राब हो गई। अब ये 20 मिनट के बाद नीचे उतर के आई, नाइमा को टीवी देखते हुए देखा और फिर डांटा कि जब तुमने टीवी ही देखना था तो ऊपर क्यों आके मुझे तंग किया, मेरे कमरे में तुम्हारा क्या काम वगैरह वगैरह। अब ये खुद सोच में पड़ चुकी थी, क्योंकि सबसे बड़ा यही खुद नाइमा थी कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन ये सोच के भाई इनकी वालिदा आके बातें सुनाई, सब कुछ किया और 2 घंटे से ये नीचे फिल्म देख रही थी। तो ऊपर कौन गया और इनके साथ ये क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा था और अब अजीब ये मामलात लग रहे थे। एक दिन ये कहती है मैं अपस्टेयर्स थी विद माय सिस्टर इन हर रूम और मैं अपने कमरे से निकल रही थी, अपने मतलब इसके कमरे से निकल रही थी अपने कमरे में जाने के लिए। तो मुझे नीचे की तरफ से चहलकदमी की आवाज़ आई। मैंने ऊपर से मतलब झांकने की कोशिश की, मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि जगह ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई है कि नज़र नहीं आता नीचे सही से। तो मैंने से पूछा कि कोई है नीचे? जब मैंने ये पूछा तो कहती है एक भगदड़ सी मची और कोई गेस्ट रूम में जाके घुस गया। अब हिम्मत तो इनकी नीचे नहीं जाने की नहीं थी, लेकिन इन्होंने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अगर यहाँ कोई है तो हम अलग रहते हैं, आप अलग रहें, हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप हमें तंग ना करेंगे। इसके बाद इनकी वालदा ने किसी पहुँचे हुए मौलाना को बुलाया जो कि इन चीज़ों के एक्सपर्ट थे और उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे 1 साल 2 साल से ये जगह खाली थी, तो यहाँ कुछ लोग मूव इन कर गए थे जो कि अब आपके आने के बाद से घबरा रही, मतलब तंग है, और वो चले जाएंगे, आप परेशान ना हो। और बकौल इनके के 3-4 महीने हो गए और ये चले गए और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। स्टोरी नंबर 10 जो हमारे पास आ रही है यास्मीन साहिबा की आ रही है, जो कि मुंबई की रहने वाली है और 2022 में इन्होंने अपने 3 बहनों और एक भाई के साथ प्लान बनाया कहीं घूमने जाने का। ऊटी नाम की एक जगह है जो कि बहुत मशहूर एक डेस्टिनेशन है, पहाड़ी जगह है, मतलब लोग वहाँ पे अक्सर जाते हैं और मुझे बड़ा पता नहीं क्यों शौक़ हो रहा है उधर वो देखने का। वो जगह का इन्होंने फ़ैसला किया और 4 दिन की बुकिंग डाल के इंटरनेट पे देख के एक अच्छा सा स्वीट इन्होंने बुक करा लिया, जो कि उसमें बड़ी चीज़ें थी, मतलब ऑप्शंस थे और सब कुछ था। और ये बुक करा लिया और इनको रूम नंबर 104 दे दिया गया। ये जब वहाँ पहुँचे और रिसेप्शन से 104 की जानिब जाए तो ग्राउंड का फ्लोर पे ये जगह थी और एक होटल का या रिजॉर्ट का
मेल फीमेल स्टाफ इनके साथ हमरा हुआ और वो इनका सामान लेके लगेज लेके अंदर मतलब कमरे में रखने लगा। अब उनकी शक्लें देख के इनको हैरत हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा था वो कुछ कहना चाहते लेकिन कह नहीं पा रहे। लेकिन बहरहाल ये तो वहाँ सैर सपाटे के लिए आए थे और फोकस एक अलग चीज़ पे था। अब ये सब कर करा के सामान रख रखा के इन्होंने रूम देखा, बड़ा बेहतरीन रूम था। एंटर हो, एक लाउंज है, टीवी वगैरह, बैल्कनी इस तरह बाहर देखने का, और फिर उसके पीछे जाएं तो फिर 3 बेड्स थे, और टीवी वाली लाउंज वाली जगह जो थी उधर भी एक सोफ़ा कम बेड था, और काफ़ी कुछ मतलब अच्छा डेकोरेटेड खूबसूरत स्वीट था। अब डिसाइड ये हुआ कि एक बहन जो है वो सोफ़ा कम बेड पे सोएंगी और बाकी लोग बेड्स पे सोएंगे इंडिविजुअल अपने। अब ये फ्रेश हुए, कैफेटेरिया गए, आफ्टरनून का टाइम था, खूबसूरत जगह थी, वहाँ बैठे एंजॉय किया सब कुछ, मतलब फुल। पे शाम होने लगी तो चाय ऑर्डर की, मौसम एंजॉय कर रहे थे कि ओनर साहब खुद चल के आए मिलने के लिए, और बड़े एक वेल मैनर्ड जेंटलमैन थे दिखने में, लेकिन कुछ अजीब उनकी आंखों में कुछ था जिसको कुछ आप डिफाइन नहीं कर सकते, बस कुछ था। उनके साथ कुत्ते भी थे उनके, जो कि उनको बहुत पसंद थे। 6 कुत्ते थे, जिसमें से एक मेल और फीमेल था, और बाकी उनके बच्चे थे। जो फीमेल थी वो उसकी अजीब आंखें थी, जिसमें से एक वो ब्लाइंड थी, और कुछ बस एक अजीब सी उसकी कोई बात थी जो कि इनको याद रह गई, जो कि समझ से बाहर। अब रात हुई, डिनर किया और जल्दी सो जाने का मतलब सोचा कि भाई फिर हम निकलेंगे और बाहर घूमेंगे, और प्लान्स अगले दिन के सब कुछ। तो इनको कोई मतलब जगाने आया तो वो ओनर साहब थे। उन्होंने इनको बोला कि आओ हम चांद देखेंगे, मेरे पास टेलीस्कोप है और फुल मून है और ऐसा है और वैसा है, और इन लोगों को काफ़ी हाइप कर दिया। और फिर ये लोग उनके साथ चले गए टेलीस्कोप के ऊपर के साथ चांद देखने के लिए। तो वाकई बहुत ही खूबसूरत चांद था, और उनको बहुत मज़ा आया इन सब देख के, और बहुत बकौल इनके अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अब ये वापस स्वीट में चले गए और सब अपनी अपनी जगह लेट गए, और मतलब सोने की तैयारी करने लगे कि भाई सुबह उठ के हमारे प्लान्स हैं, ये जाना है वो करना है सब कुछ। रात को 1:30 बजे इनकी जो बहन लाउंज में, या वो टीवी लाउंज जो था उस सोफ़ा का बेड पे सो रही थी, उनके पुकारने और चिल्लाने की आवाज़ आई। और ये कहती है मैं जाग गई और उससे पूछा क्या हुआ, तो वो मतलब बाहर आके उसके पास गई तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर हमने लाइट ऑन की, फिर अचानक से मतलब उसने कुछ 2 मिनट में आवाज़ दी और निकाली कि कौन है, हट जा, और इस तरह की बातें। तो ये सब भाग के उसके पास गए कि कोई कमरे में घुसा है, क्या हो गया है। तो जब चेक कर लिया सारा जगह, वॉशरूम, बैल्कनी, सब कुछ, तो वहाँ कोई नहीं था, और इनकी बहन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और दुआएं पढ़ रही थी, आयतें वगैरह। तो उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि कोई चीज़ मुझे दिख नहीं रही, लेकिन वो चीज़ मुझ पे हावी यानी चढ़ने की कोशिश कर रही थी, और बाकायदा मतलब ऐसा सिलसिला करने की कोशिश कर रही थी। अब ये सब कुछ सुन के ये लोग डर गए कि मतलब ये क्या मतलब हो रहा है, ये क्या मतलब इसके साथ रात में हुआ। और उसके साथ बैठे बैठे उसको दिलासा देने में 4 बज गए। अब कुछ नॉर्मल सिचुएशन होने लगी तो सबको, थके हुए थे सब, सफ़र करके आए थे, कि लेटने लगे दोबारा, और 30 मिनट के अंदर मतलब सब गहरी नींद में जाने लगे। तो अचानक से इनके भाई ने चिल्लाना शुरू किया, और जब भाई के पास गए तो वो आवाज़ें लगा रहे हैं कि कौन है बे तू, और ये सब कुछ। तो उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि जब मैं लेटा तो मेरे मुंह पे से रस्सियों जैसी डोरियां मुंह पे से गुज़र रही थी, जिसकी वजह से मुझे ख़ारिश होने लगी। तो जब मैं मुंह पे मतलब हाथ चलाने लगा और मैंने मुंह आंखें खोली, तो मेरे ऊपर कोई ऐसी चीज़ झुकी हुई थी जिसके बाल रस्सियों जैसे थे, और शक्ल जो थी एक जानवर जैसी थी, जिसकी आंखों के रंग कुछ ऐसे थे कि समझ में नहीं आ रहा था, और वो कुत्ते की तरह मुझे सूंघने की कोशिश कर रही थी।
पहला रिस्पांस मतलब जो इस सिचुएशन में उनका ये था कि उन्होंने हाथ उठा के चलाना शुरू कर दिए, जिस पे वो चीज़ इनके हाथ पैर चलाने से गायब हो गई। अब ये सुनना था कि ये सारे उठ के बैठ गए और बस रोशनी का इंतज़ार करने लगे। और जैसे ही रोशनी हुई तो ये गए और इन्हें शोर मचा दिया कि हमें क्या रूम दिया है और तुम लोग पैसे वापस करो और ये वो। और इनको मतलब इनकी कैंसिल हुई सब कुछ और ये वहाँ से चले गए। अब कहते हैं मुंबई ये जब लौट गए वापस और वहाँ पे किसी आमिल टाइप शख्सियत को अपना ये किस्सा सुनाया, तो उन्होंने बताया कि इस जगह के एतराफ़ के जंगल में कोई ऐसी चीज़ रहती थी जो कि वहाँ पे मार दी गई थी, ये कुछ था सिलसिला। और ये जो होटल के ओनर साहब थे या हैं अभी भी, ये कोई जादूगर टाइप आदमी है। ये उस चीज़ को जो भटक रही है उस जंगल में, वो अपने कैद में करने के लिए ये होटल खोल के बैठे हुए हैं और कुछ अमलियात ये करते हैं। और अक्सर इनके उन कमरों में रिजॉर्ट की ये चीज़ें भटक रही होती हैं और ये उसी के काबू करने के आसरे में लगे रहते हैं, इसलिए ये उस रिजॉर्ट को चलाते हैं। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनके साथ फिर वो होता है जो आप लोगों के साथ हुआ। बहरहाल वो चीज़ बिगाड़ने आप लोगों के कुछ आई थी, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि आप लोग सब कुछ ना कुछ पढ़े जा रहे थे और दोहराए जा रहे थे, तो वो चीज़ कुछ बिगाड़ नहीं सकी और आप लोग वहाँ रुके भी नहीं कि कुछ आगे पता चलता कि क्या होना था और आप उस जादूगर के उससे निकल के बाहर आ गए। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इसको सुन पढ़ के मुझे एक छोटा सी चीज़ याद आई। बैक इन द डे जब वो वाले हालात हुआ करते थे कि बड़ी गाड़ियाँ चल रही थी और हड़तालें हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, तो अक्सर ओकेजन गाड़ियाँ मिलती थी खड़ी हुई, जो कि खड़े खड़े बिल्कुल खंडर हो जाती थी, टायर फट जाते थे, रंग उड़ जाते थे और वो बंद पड़ी होती थी। इसी तरीके से एक मोहल्ला था, उसमें एक गाड़ी थी और मोहल्ले के बच्चे ये कहते थे कि अक्सर जब हम शाम में खेल रहे होते हैं तो उस गाड़ी के अंदर से एक बच्चा जो था वो झांकता हुआ नजर आता था। अब कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इतनी गंदी गलीज गाड़ी, बीटें बस दरख्त के नीचे खड़ी, बीटें ही बीटें और सब कुछ, कि कोई जाके पूछे कौन हो भाई, क्या हो रहा है। वो अपने कामों में लगे रहते थे और इवेंचुअली क्या हुआ कि जब इस तरह के लड़ाई दंगे हड़तालें वड़तालें होती थी तो किसी ने उसको आग लगा दी और खौफ फैलाने के लिए, और वो जल के राख हो गई। था तो उसमें कोई भी नहीं, खाली एक खंडर ही था, वो जल के ख़त्म हो गया। अब मोहल्ले के जो लड़के हुआ करते थे जो कि देखा करते थे उसमें किसी को मुंडी निकाल के देखते हुए, तो एक दिन बड़े हो गए, सबकी जान पहचान हो गई, सब कुछ हो गया, तो किसी का कोई था जानने वाला मोहल्ले का, तो वो पुलिस में था, तो उनसे पूछा कि यार ये फलां गाड़ी एक खड़ी होती थी, बड़ी तजस्सुस होता था और घर के लोग, बड़े जो लोग होते थे वो बड़े बूढ़े कहते थे इससे दूर रहो, और बाकी लोग परवाह नहीं करते थे, और गंद वाला कोई टायर ले गया कि वो खड़े खड़े वो सड़ गई थी और इवेंचुअली आग लगा दी गई थी उसको, और फिर उसका जो बचा कुचा था वो ले गए थे लोग, KMC टाइप कोई उठा के ले गया था। तो वो वाली कहानी उन्होंने सुनाई कि भाई हम खेला करते थे जो मगरिब पे शाम में, अक्सर कभी कभी ऐसा होता था कि हमें दिखता था जैसे कि उसमें कोई बच्चा झांक रहा है बाहर। अब ये पूरा डरवा बात की और सब कुछ की, तो उन साहब ने याद किया कि बड़ी हैरत की बात है कि बच्चा दिखता था। तो उन्होंने पूछा इस क्यों बच्चे के ऊपर क्यों हैरत हो रही है, तो कहते थे उन साहब पुलिस वाले ने कहा कि
ये बेसिकली चोरी की गाड़ी थी, मतलब वारदात में इस्तेमाल हुई थी। कोई ले गया, ला के खड़ी कर दी, प्लेट व्लेट थी नहीं कोई, पता नहीं किसकी गाड़ी है, कोई पूछने ही नहीं आया, खड़े खड़े ख़त्म हो गई। लेकिन जब ये गाड़ी पहली दफ़ा मिली थी तो इसमें बेसिकली किडनैप्ड बच्चे की लाश थी, जिसको बांध करके अंदर डाल दिया था, और वो क्योंकि गाड़ी बंद थी, गर्मी में वो तपिश से मर गया था। और जब तक लोगों ने बताया कि ये किसकी गाड़ी है और पुलिस वालों ने आके देखा तो वो बच्चा मर चुका था। उसके बाद से वो तो निकाल लिया था वगैरह, और हमारे यहाँ तो वैसी कोई सफाई या इस तरह का कोई सीन होता नहीं था, तो वो गाड़ी वहीं छोड़ दी थी। और ये सुना तो सारे जो बड़े हो चुके थे बच्चे वो हैरत में परेशान के इस गाड़ी की ये हिस्ट्री थी जो हमारे मोहल्लों में खड़ी रहती थी, और हम उसके सामने क्रिकेट खेलते थे, और उसमें हमें बच्चा नज़र आ जाया करता था शाम को झांकते हुए। लेकिन बहरहाल अब ना उसको गाड़ी रही, ना वो पुलिस वाले रहे, ना लोग साहब, तो खैर। Thank you very much for watching this episode, and this was episode 180. फ़ोन पे मैसेजेस लोगों के आ रहे हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों से कमिटमेंट की है बात करने की, नहीं कर पाया, माज़रत, और बहुत जल्द करूँगा। लेकिन हफ्ते इतवार को, बाकी दिन थोड़ा मुश्किल होता है। तो टिल नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू अगेन विद न्यू एपिसोड। कीप राइटिंग इन, ताकि चलता रहे आपका पैरानॉर्मल ख़बरनामा। तो खुश रहें, सेफ रहें, अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।